बारात के लिए वो मैरिज हॉल की जानिब रवां-दवां थे। अब्बा ड्राइव कर रहे थे और आज वो खामोश नहीं थे, बल्कि फ्रंट सीट पे बैठे जिहान को सड़क के अतराफ में गुजरती जगहों के बारे में मुख्तसर फ़िक्रों में आगाही दे रहे थे। वो भी जवाब में कोई मुख्तसर सा जवाब दे देता था। वो आज भी उतना ही गमगो था, जितना 2 रोज़ कबल, मगर वो बर्फ़ की दीवार पिघल गई थी। वो पिछली नशिस्त पे बैठी लाताल्लुक़ सी बाहर देख रही थी। उसे डीजे के बगैर यूं इन खुशी की तकारीब में शिरकत करना सख्त बुरा लग रहा था। वो अंदर ही अंदर एहसास जुर्म का शिकार थी। अभी उसे पिछले दिन ही कितने हुए थे, मगर मजबूरी थी, जाना तो था। वो आज भी खास तैयार नहीं हुई थी। काजल और नेचुरल लिपस्टिक के अलावा कोई मेकअप नहीं किया, बाल यूं ही खुले छोड़ दिए, ज्वेलरी भी नहीं पहनी। ज़रूरत भी नहीं थी कि उसकी लंबी टखनों से ब्लाश पर ऊंची कमीज से गले पर काफ़ी काम था। वो शिफॉन की कमीज थी और उसका रंग आलू बुखारे की छिलके का सा था। कमीज का गला गर्दन तक बंद था और गर्दन से लेकर 2 प्लाशट नीचे तक स्याह और आलू बुखारे के रंग के छोटे बड़े साइज के नग लगे थे। उनकी झिलमिलाहट बहुत खूबसूरत थी। नीचे हमरंग सिल्क का पजामा था और आस्तीन कलाइयों तक आती चूड़ीदार थी। लेकिन आज भी उसे कल की तरह अपने लिबास की खूबसूरती से कतई दिलचस्पी ना थी। मैरिज हॉल के बाहर बारात अभी अभी उतरी थी। दखली दरवाजे पे खासा रश था। सजी संवरी जेवरात, कीमती मलबूसात और खुशबुओं में रची बसी लड़कियां और खवातीन गाड़ियों से निकलकर अपने बाल और मेकअप ठीक करती दरवाजे की जानिब बढ़ रही थीं। रज़ा और साहिर चचा वहाँ खड़े खुशखिलाकी से मुस्कुराते मेहमानों को वेलकम कर रहे थे। उससे पता था कि महविश की कल वाली बात को आज भुलाकर सब शादी में शिरकत करेंगे, और वाकई ये हो रहा था। कार रुकने पर उसने दरवाज़ा खोला और बारीक कील बाहर पथरीली ज़मीन पर रखी। बेख्तियार उससे अपनी टूटी हुई सुर्ख कील याद आई। सर झटक कर वो बाहर निकली और पर्स संभालते हुए दरवाज़ा बंद किया। अब्बा, जिहान और अम्मा एक साथ मैरिज हॉल के दखली दरवाजे की जानिब बढ़ रहे थे। और वो भी वहीं चली जाती, अगर जो उसके पाँव पे वो पत्थर आकर न लगता। आउच! उससे कराकर पैर हटाया। वो बजरी का छोटा सा टुकड़ा था। उससे गर्दन उठाकर इधर उधर देखा। वो मुखालिफ समित से आया था, जहाँ पार्किंग में गाड़ियां खड़ी थीं और किसी ने बहुत दाग कर उसे मारा था। इन गुस्से 3-4 माह में उसे इतना अंदाजा तो हो गया था कि उसके साथ इत्फाकात नहीं होते थे। उससे मुतलाशी निगाहों से उस समय देखा और फिर ठहर सी गई। पार्किंग के पीछे से खेवला सा निकला और उसकी जानी भरने लगा। चल लम्हे तो अपनी जगह से हिल नहीं सकी। रात की तारीकी में पार्किंग एरिया को ऊंचे पोल्स की सर्द बत्तियों ने मध्यम सी रोशनी बख्श रखी थी। उस रोशनी में वो साफ दिखाई दे रहा था, या दे रही थी। भड़कता हुआ नीला भड़कता हुआ नीला सरदार दुपट्टा हमरंग जोड़े के ऊपर पहने, वो दुपट्टे का पल्लू चेहरे पे जरा सा डाले, उसे दांतों से यूं पकड़े हुए था कि दूर से उस पर किसी औरत का गुमान होता था। चेहरे को सफ़ेद पेंट किए, गहरे आई मेकअप, सुर्ख चोंच से लिपस्टिक और सुनहरे बालों की विग लगाए वो उसकी तरफ चलता आ रहा था। वो उससे एक नज़र में ही पहचान गई थी। पिंकी! उसे हरासा निगाहों से गर्दन मोड़कर दूर हॉल की तरफ देखा। अब्बा की उसकी जानिब पुश्ती वो वापस मुड़ी, तब तक वो करीब आ चुका था। कैसी हो बाजी जी? वो मुस्कुराया था। तुम तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसे सरासीमगी से उसे देखते अपने पर्स पर गिरफ्त मजबूत कर ली। गोया जरा भी वो आगे बढ़ा तो वो भाग उठेगी। आपसे मिलने आई थी जी, पिंकी कहते हैं। मुझे याद है जी, वो मुस्कुराकर बोला। अच्छी तरह याद है, और भूली तो तुम्हारी माँ और बहन को भी नहीं हूँ। अब हटो मेरे रास्ते से। गुस्सा क्यों कर रही हो जी? मैं तो आपको कुछ बताने आई थी। माय फुट, मसला क्या है आपको मेजर अहमद? वो पैर पटक कर बोली। इतने बावकार ओहदे पर फाइज होके कैसी हरकतें कर रहे हैं आप? लो जी, मैं तो डॉली का पैगाम देने आई थी, मगर। कैसा पैगाम? वो उसी रुखाई से बोली। डॉली की हालत उम्मीद बख्श नहीं है, पता नहीं कितने दिन जी पाए। क्या हुआ है? वो जरा चौंकी। खुद चल कर देख लीजिए। आइए, मैं आपको ले जाती हूँ। नहीं, नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। वो बदक कर 2 कदम पीछे हटी। एक दफ़ा तो उससे मिल ले, उससे कुछ बताना है आपको। मुझे कुछ नहीं जानना। तुम लोगों की सारी मालूमात मुझे एआरपी की माँ से मिल गई थी। तलखीस से कहते हुए उससे फिर से पलट कर देखा। बारात के मेहमान अंदर की जाने बढ़ रहे थे। कोई भी उसकी तरफ मुतवज्जा नहीं था। हो सकता है कुछ हो जो उसकी माँ को भी ना पता हो। क्या? वो चौंकी, फिर बाहु और पिंकी को देखा। उसके ऊंचे कदम के सिवा
कोई चीज़ उस रोज़ यहाँ सुपर शॉप में मिलने वाले उस स्मार्ट ग्लासेस वाले नौजवान का पता नहीं देती थी। पिंकी का तो चेहरा भी जला हुआ नहीं लगता था, मगर नहीं, उसका चेहरा तो सलेट की तरह चपटा था। ऐसी झिल्ली जिसे सब नकूश छुपा दिए हों। खुदाया, कैसे ये लोग अपने चेहरे बदल लेते थे, मगर आंखें, वो चूंकि ये आंखें वही थी, वही ग्लासेस के पीछे से झलकती आंखें, अब आई शेडो की चमकीली तय के बावजूद उन्हें पहचान गई थी। इस बात का जवाब तो बस डॉली के पास है जी, और उसने मुझे यहाँ आपको बताने का कहा था। सहेली की दोस्ती निभा रही हूँ मैं तो जी, वरना मेरी तो जूती को भी शौक नहीं है आप जैसी बदजुबान हाथों उनके मुंह लगने का। चिढ़कर कहते हुए उससे दुपट्टे के अंदर छुपे हाथ बाहर निकाले। उसमें एक छोटा सा लकड़ी का डब्बा था। ये डॉली ने भेजा है, इसे उसी तरीके से खोलिएगा जो उस पे लिखा है, मगर जब तक आप इसे खोल पाएंगी वो शायद इस दुनिया में ना रहे। दया ने उसके बड़े हुए हाथों में पकड़े उस डब्बे को देखा। उसके गलाए पे वही कांटे का सुर्ख पूरा सा निशान था। ये क्या है? उससे चंपे से सर उठाकर पिंकी को देखा। वो कहाँ खड़ी है, उसे लम्हे भर को भूल गया था। ये एक पहेली से खुलेगा, मगर ये पहेली सिर्फ आप ही बूझ सकती हैं, और आप बूझ ही लेंगी। ये बहुत आसान है, लेकिन इसके अंदर मौजूद चीज़ निकालने के लिए इसे तोड़ने की कोशिश मत कीजिएगा। इसे तोड़ दिया तो वो चीज़ आपके काम की नहीं रहेगी। पिंकी ने मुस्कुराकर कहते हुए डब्बा उसके मजीद सामने किया। उसे ना चाहते हुए भी उसे थाम लिया। अच्छा बाजी जी, रब रखा। वही खवाजा सरों वाला लहजा बनाकर बोलता, सलाम झाड़कर दुपट्टा मुंह पे डाले पलट गया। उससे जल्दी से डब्बा पर्स में रखा और पेशानी पे नमादार हुए पसीने के कतरे टिश्यू से थपथपाए। खुद को कंपोज कर दी। हॉल की जानी बढ़ गई। बारात का फंक्शन वैसा ही था जैसा किसी भी शानदार शादी का होना चाहिए। बकाए नूर बना हॉल, बेहतरीन सजावट, दुल्हन का कीमती डिज़ाइनर सूट और ज्वेलरी, महविश की ननिहाली कजन्स के ग्रुप डांसेस और पुरतकल्लुफ़ ताम की इश्तिहा अंगेज़ खुशबू जो अभी खुला नहीं था। आज भी मर्द और ख़वातीन इकट्ठे थे, मगर यूं कि आधे हॉल में मर्द और बाकी आधे की मेज़ों पे ख़वातीन परजुमान थीं, ताकि एक हद तक अलहदगी रहे। उनकी फैमिली की किसी भी लड़की ने रक़्स में हिस्सा नहीं लिया, मगर महविश की कज़न्स हर तरफ छाई रहीं। वो आज भी एक अलग थलग कोने वाली मेज़ पे बैठी रही। उसका दिल स्टेज पे जाकर मूड बनवाने को कतई नहीं जा रहा था। इस शरीफों के मुजरे ने उसे ऐसा एहसास अदम तहफ़्फ़ुज़ बख्शा था कि वो किसी भी दूसरे के कैमरे या मोबाइल में तस्वीर खिंचवाने से एहतियात बरत रही थी। ये मूवीज़ और तस्वीर कहाँ कहाँ नहीं घूमती होंगी। उसे छुरछुरी लेकर सर झटका। इतने बड़े हॉल में कोई भी उसकी जाने मतवजा ना था। वो वैसे भी इस मेज़ पर अकेली बैठी थी। उससे चंद लम्हे के लिए सोचा, फिर मेज़ पे रखे पर्स से वो डब्बा निकाला और फानूस की चकाचौंध रोशनी में उलट पुलट कर देखने लगी। वो एक हाथ जितना लंबा और 5 इंच मोटा मुस्ततील डब्बा था। डब्बा ना बहुत भारी था, ना बहुत हल्का। वो पूरी लकड़ी का बना था और उसके ढक्कन के अलहदा होने की जगह पे 6 खाने बने थे, जिसके अंदर ए लिखा नजर आ रहा था। उससे एक ए पर उंगली रखकर नीचे को रगड़ा तो ए नीचे चला गया और बी सामने आ गया। वो उसे नीचे करती गई। इन 6 खानों में पूरी अंग्रेजी के उर्फ तहज्जी लिखे थे। जैसे अमूमन ब्रीफ केसेस पे ऐसे स्ट्रैप्स लगी होती हैं जो 3 ज़ीरो पे खुल जाती हैं, वैसे ही इस बॉक्स को खोलने के लिए भी कोई 6 खुरफी लफ्ज़ सामने लाना था। पिंकी ने कहा था कि इसे खोलने का तरीका उस डब्बे पे लिखा हुआ है। उससे डब्बे को उलट पुलट कर देखा और लहजा भर को ठटकी। उसे ढक्कन की ऊपरी सतह पे कुछ खुदा हुआ नजर आया। वो चेहरा डब्बे पे झुकाए आंखें सुकेड़ कर पढ़ने लगी। वो बहुत बारीक अंग्रेजी में लिखा एक फिकरा था। इनटू द सेम रिवर नो मैन कैन एंटर ट्वाइस। एक ही दरिया में कोई शख्स 2 दफ़ा नहीं उतर सकता। इनटू द सेम रिवर नो मैन कैन एंटर ट्वाइस। उससे उलझन भरे अंदाज से वो फिकरा दोहराया। क्या ये वो पहेली थी जिसका जिक्र पिंकी ने किया था? मगर ये पहेली तो नहीं लगती थी। इसमें तो कोई सवाल ना था, बस एक सादा सा फिकरा था। अस्सलाम वालेकुम हया। आवाज़ पर उससे करंट खाकर गर्दन उठाई और साथ ही गोद में रखे डब्बे पे दुपट्टा डाला। सामने शैला खड़ी थी, स्याया बाया के ऊपर सब स्कार्फ का निकाब उंगलियों से थामे, अपनी अस्सी नर्म अंदाज में मुस्कुराते हुए। वालेकुम सलाम शैला भाभी, कैसी हैं आप? आए बैठे। वो जरा संभल कर उठी और जल्दी से डब्बा पर्स में डालकर उनसे गले मिली। मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ। मुझे इल्म नहीं था कि तुम आई हुई हो।
वो रसान से कहती हुई साथ वाली कुर्सी पे बैठी। फिर अभी फातिमा पप्पू ने तुम्हारी फ्रेंड का बताया। रियली सॉरी फॉर हर। डीजी के जिक्र पे उसके सीने में खोख सी उठी। वो फिर से अफसरदा हो गई। पता नहीं शहला भाभी, अल्लाह की क्या मर्जी थी। मेरी एक ही दोस्त थी तुर्की में, और वो मेरे तमाम दोस्तों से बढ़कर हो गई थी। बहुत दुआ की मैंने उसके लिए, मगर कोई दुआ कबूल नहीं हुई। ना चाहते हुए भी शिकवा लबों पे आ गया। अल्लाह तुम्हें सब्र देगा, हम सब हैं ना तुम्हारे साथ। शैला ने उसका हाथ नरमी से दबाया। सभी 90 का बेटा भी आया है। जी वो उधर है। उससे निगाहों का जाविया मोड़ा तो शैला ने ताक्कुब में देखा। स्टेज के करीब वो सुलेमान साहब के साथ खड़ा था। स्याह डिनर सूट में मलबूस उसकी मकनातीसी शख्सियत बहुत शानदार लग रही थी। सुलेमान साहब उसके शाने पर हाथ रख के किसी से उसका तारुफ करवा रहे थे, और वो धीमे अंदाज से मुस्कुरा रहा था। आज वो उसके साथ इतने मुतमईन और मुसव्वर लग रहे थे, गोया रोहेल वापस आ गया हो। बहुत अच्छा है माशाल्लाह। थैंक्स। वो लम्हे भर को झिझकी। शैला भाभी, एक बात कहूँ, आपकी सास से आप कितनी खूबसूरत परी बनाई थी, और आज भी आपने उनमें से ही कोई सूट पहना होगा। इस तरफ तो औरतें ही हैं, आप कब आए हो? मेरा मतलब है, आपके कपड़े तो नजर ही नहीं आ रहे। वो रुक रुक कर हिचकिचाते हुए बोली थी। दावर भाई की मेहंदी भी उससे बहुत खनकदार लहजे में शैला को निकाब उतारने के लिए कहा था, मगर आज उसकी आवाज़ से वो खनक मकफूत थी। जवाबन शैला बहुत थकन से मुस्कुराई थी। क्या फ़र्क पड़ता है हया? इतने मर्दों को अपने कपड़े दिखाकर मुझे क्या मिल जाएगा? तो निकाब ही उतार दे। उसका लहजा बहुत कमज़ोर था। उससे निकाब ढीला नहीं किया। हया ने फिर नहीं कहा। उससे कहा ही नहीं गया। वो तो खुद दिल से नहीं चाहती थी कि शैला निकाब उतार दे। वो तो बस उसका जवाब सुनना चाहती थी। उसे शरीफों के मुशरे का वो मंजर अच्छी तरह से याद था, जब सुनहरी और चांदी की महवर रस परियों के पीछे कुर्सी पे तिरछी होकर बैठी किसी आंटी से बात करती शैला नजर आ रही थी, मगर निकाब में होने के बायस उसे कोई पहचान नहीं सकता था। सो उसके हिस्से में वो बदनामी नहीं आई जो उन दोनों के नसीब में आई थी। मगर आज वो इतनी बस मुर्दगी और थकान से क्यों मुस्कुराई थी, यूं जैसे उसका दिल अंदर तक जख्मी हो। वो दुख, वो थकन, वो जख्मी निगाहें। उसे किसी ने पुकार लिया और उठकर चली गई, मगर हयात की निगाहें काफ़ी दूर तक उसका ताक़ुब करती रहीं। पिछली दफ़ा उसे शैला को अबाया में देखकर अजीब कोफ्त भरा एहसास हुआ था, मगर आज ऐसा नहीं हुआ था। वो उसकी उन दुख भरी आंखों में अटक कर रह गई थी। शैला को क्या गम था? इतनी अच्छी फैमिली में शादी हुई, इतना हैंडसम शोहर, अमीर कबीर माँ बाप का इकलौता बेटा। फिर उससे क्या दुख था? और वो सारे फंक्शन में यही सोचे गई। आधी रात गए अपने कमरे में बैठे वो फिर से उस डब्बे को उलट पुलट कर देखने लगी। जिहान, डॉली, पिंकी, अहमद पाशा। वह अंग्रेजी में सारे नाम 5 हुर्फी थे, छठा हुर्फ नहीं था। वो बार बार उस सदर को पढ़ी गई, मगर कोई हल नजर नहीं आया था। मगर वो कौन सा शख्स था जिसके पास ऐसे हर मेहनत दल मसले का हल होता था? वो डब्बा लिए भाग कर बाहर आई। जिहान किचन में खड़ा काउंटर पे ग्लास रखे पानी की बोतल उसमें उडेल रहा था। वो उसके सामने आई, वो ग्लास उसके साथ रखा। ये मुझे किसी ने दिया है, और मुझे इसका पासवर्ड नहीं मालूम। इसे खोल दो। वो आवाज़ से चौंका, फिर बोतल रखकर डब्बा उठाया। ये क्या है? जरा चंपे से उसे पलट कर देखने लगा। जो भी है, तुम इसे किसी तरह खोल दो। खुल जाएगा, नो प्रॉब्लम। वो ढक्कन और डब्बे की बंद दराज से उंगली फेरकर कुछ महसूस कर रहा था। तुम मुझे एक बड़ा छुरा और एक हथौड़ा ला दो। ओहो, तोड़ना नहीं है इसे, बल्कि तुम रहने ही दो। उससे हल्की से डब्बा उसके हाथ से वापस ले लिया। क्या हुआ? मैं खोल तो रहा था, 1 मिनट मुझे देखने दो। मैं खुद कर लूंगी, तुम रहने दो। तुम मेरे लिए कुछ नहीं करते। पता नहीं वो किस बात पे उससे आफा थी जो झुंझला कर बोली। फिर सोच लो, मैं तो अभी मामू के पास जा रहा था, उन्हें तुम्हें दोबारा इस्तांबुल भेजने के लिए राजी करने। मगर ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करता। वो शाने उचकाकर पानी पीने लगा। सच? उससे बेयकीनी से पलकें झपकाई। तुम उन्हें मना सकते हो? मैं एक अच्छा शेफ और अच्छा मैकेनिक होने के साथ साथ एक अच्छा वकील भी हूँ। ट्राई मी। वो ग्लास रखकर जरा सा मुस्कुराया। अब्बा एक दफ़ा अड़ जाएं तो कभी फैसला नहीं बदलते। तुम उन्हें कैसे मनाओगे? वैसे तो तुम्हारा दोबारा इस्तांबुल जाना मेरे मुफाद में कतई नहीं है, क्योंकि अब तुम हर टूरिस्ट अट्रैक्शन देखने जाने के लिए मुझे ही ख्वार करवाओगी। मगर मुझे लगा तुम जाना चाहती हो, सो मैं मामू से बात करने ही जा रहा था
और वो मान जाएंगे। बरवक कोनिया को कीनियाना बनाता तो शायद वो कभी ना मानते। हाँ, इस्तांबुल तो बहुत महफूज शहर है और पाकिस्तान में तो रोज़ बम धमाके होते हैं और पाकिस्तान में तो पता नहीं लोगों के पास इंटरनेट की सहूलत मौजूद भी है या नहीं। वो जरा जल कर बोली। वो बिना कुछ कहे मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ गया। अगला 1 घंटा वो किचन में कुर्सी पे बैठी जिहान का इंतजार करती रही। बिलाही जब वो अब्बा के कमरे से निकला तो वो तेजी से उठी। क्या हुआ? पैकिंग कर लो, हम कल सुबह की फ्लाइट से वापस जा रहे हैं। वो धीमा मुस्कुरा कर बोला, मगर इस शर्त पे कि फिलहाल तुम हमारे साथ रहोगी। बाद में जब तुम्हारी स्प्रिंग ब्रेक खत्म हो जाए तो बेशक चली जाना। सच? वो बेयकीनी और खुशगवार हैरत में घिरी उसे देख रही थी। एकदम आनंद भरा एहसास उसके पूरे वजूद को अपने लपेट में लेने लगा था। अलबत्ता एक बात वो जानती थी, इस संपूर्ण डीजे के बगैर कभी भी वैसा नहीं होगा जैसा पहले था। तुम्हारा दिमाग दुरुस्त है? हाशिम ने बेयकीनी से अपनी बीवी को देखा जो बिस्तर के दूसरे किनारे पर बैठी उसे ही देख रही थी। उन दोनों के दरमियान हारिस आंखें मूंदे सो रहा था। उसका दायां हाथ हाशिम के हाथ में था। ऐसा क्या गलत कह दिया मैंने? वो जी भरकर कोफ्त का शिकार हुई। तुम पागल हो गई हो, तुम्हारे हवास जवाब दे गए हैं। हैरत की जगह झुंझुलाहट ने ले ली थी। हवास तो तुम्हारे जवाब दे गए हैं। मैं तुम्हें एक सीधा साधा सा हल बता रही हूँ इस सारे मसले का। तुम रोज के 24 घंटे भी काम करो तो उस रकम के आधे लेराज भी इकट्ठे नहीं कर सकोगे जो हमें हारिस की सर्जरी के लिए चाहिए। और ऐसे मत देखो मुझे। आखिर में हो खफा होकर बोली, अब्दुल रहमान मुझे जान से मार देगा, वो उसकी लड़की है। और अब्दुल रहमान को बताएगा कौन? वो तो महीना भर पहले ही इंडिया चला गया था। तुमने खुद ही तो मुझे बताया था। वो चमक कर बोली। नीम रोशन कमरे में सब्ज बल्ब की मध्यम रोशनी उसके चेहरे को अजीब सा तासुर दे रही थी। वो इंडिया गया है, मर नहीं गया, जो उसे कभी पता नहीं चलेगा। वो मुझे जान से मार देगा सलमा। तो फिर तुम अपनी जान संभाल कर बैठे रहो और हारिस को मरने के लिए छोड़ दो। उससे से कहती उठकर चादरें तय करने लगी। सलमा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अब के वो खतरे तसबसब से बोला, तो तुम क्या कर सकते हो? और क्या किया तुमने हारिस के लिए? मेरा बेटा मुझे बहुत प्यारा है। उसे सोते हुए हारिस पे एक नजर डाली। मगर वो भी तो किसी की बेटी है। मैं भी तो किसी की बेटी थी। मुझे इस डरबे में लाकर पल पल मारने से पहले तुमने सोचा? वो चादर का कोला बनाकर एक तरफ फेंकती जारहाना अंदाज में उसकी तरफ आई। तुम मर्द होकर डरते क्यों हो? तुम अब्दुल रहमान को नहीं जानती। मैं बस इतना जानती हूँ कि अगर मेरा बेटा मर रहा है तो उसका जिम्मेदार अब्दुल रहमान पाशा है। अगर वो तुम्हें तुम्हारी मतलूबा रकम दे देता तो हम कभी ये करने का ना सोचते। कोई कमी तो नहीं है उसको पैसों की, फिर भी उससे हाथ रोक रखा हुआ है। अब या तो तुम उसका ख्याल कर लो या अपने बेटे का। फैसला तुम्हारा है। सलमा के नगोश मध्यम रोशनी में बिखरे बिखरे दिखाई दे रहे थे। इस वक्त यूं तेज तेज बोलती वो मैकबेथ की चौथी जादू करने लग रही थी। हाशिम मुतसब्सब सा उसे देखे क्या। वो जो कह रही थी वो इतना मुश्किल तो ना था, मगर वो जिहान के साथ सीधी उसे घर आई थी। फिर खाना खाकर उससे इजाज़त चाही। उसका सारा सामान सुभान जी के ड्रॉर में रखा था और जिस अफरा तफरी में वो गई थी सवाए चंद चीज़ों के कुछ भी नहीं उठाया था। पप्पू ने इसरार किया कि वो छुट्टियां खत्म होने तक उनके पास रुक जाए, मगर वो कल आने का वादा करके उठ खड़ी हुई। मैं तो फिर कहूँगी कि रुक जाओ। पप्पू जरा खफा थी। फूफो, मैं कल आऊँगी ना, प्रॉमिस। अब मैं चलती हूँ। ठीक है, मगर कल ज़रूर आना। जिया टिश्यू से हाथ साफ करते डाइनिंग टेबल से उठा। उसकी आंखें और नाक गुलाबी बढ़ चुके थे। सर्दो गर्म इलाकों के मुबैन सफ़र का मौसमी असर था। इस संभूल पहुँचते पहुँचते उसका फ्लू बुखार में बदल गया था। आओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। सिर्फ टॉक्सिम तक छोड़ना, आगे मैं घोड़सिल पकड़ लूँगी। मैं सुभांची तक छोड़ दूंगा, नो प्रॉब्लम। वो चाबी पकड़े जैकेट पहनते हुए बोला, नहीं, इस बुखार में तुमसे 45 मिनट की ड्राइविंग करवाई तो 45 दिन तक तुम जताते रहोगे। वैसे भी मुझ पे तुम्हारे एहसान बहुत जमा हो गए हैं, इतने सारे कैसे उतारूंगी? वो उसके सामने सीने पे बाजू लपेटे खड़ी मुस्कुराते हुए कह रही थी। उतारने के लिए किसने कहा है? वो जरा सा मुस्कुराकर दरवाजे की जाने पड़ गया। वो उसकी पुश को देखी गई। वक्त गुजरने के साथ साथ जिहान का रवैया उसके साथ नरम पड़ता जा रहा था। पाकिस्तान में पहले 2 दिन तो वो लाताल्लुक रहा, शायद इसलिए कि बात करने का मौका ही नहीं मिला था, मगर फिर भी उससे खुद ही कुछ महसूस किया था। तभी वो खुद आगे बढ़ा और उनके दरमियान खड़ी सर्द दीवार ढा दी। लेकिन क्या वो उसके लिए वो महसूस करता था जो वो उसके लिए करती थी? क्या उसे उनका वो भूला बसा रिश्ता याद था
जिसके मुतालिक उस घर में कोई बात नहीं करता था। अभी कुछ दिन वो उसके घर रहेगी तो उन सारे सवालों के जवाब जानने की कोशिश ज़रूर करेगी। उससे तय कर लिया था। टॉक्सिम स्क्वायर का मुजस्मा आज़ादी उसी तरह था जैसे वो छोड़कर गई थी। मुजस्मे के गिर्द गोल चक्कर में उगी घास पे सुर सफ़ेद और सर्द ट्यूलिप्स खिले थे। हर जगह सालाना ट्यूलिप्स फेस्टिवल के पोस्टर भी लगे थे, जो हर साल की तरह इस मौसमी बहार में भी इस संबोल में मुनक्किद होना था। ट्यूलिप का फूल इस संबोल का सिंबल था, मगर उसकी दिलफरेब महक में डूबा टॉक्सिम स्क्वायर हया को हंसा आलूदा लगा था। वो बहार अब वहाँ नहीं थी, जैसे डीजे नहीं थी। तुम जा रही हो, हालांकि मैं चाहता था कि तुम कुछ दिन हमारे घर रहो। गाड़ी रुकते हुए जिहान ने चेहरा उसकी तरफ मोड़े संजीदगी से कहा था। मैं कल आ जाऊंगी, मगर कल तक मैं सुभान जी अपना ड्रोन ब्लॉक, झील और हर जगह जहाँ मैं और डीजे इकट्ठे गए थे एक दफ़ा फिर देखना चाहती हूँ। अकेले, बिल्कुल अकेले। मैं उन बीते लम्हों में फिर से जीना चाहती हूँ। मत करो, तुम्हें तकलीफ होगी। बहुत तकलीफ सह ली, अब इससे ज़्यादा तकलीफ मुझे नहीं मिल सकती। उससे भीगी आंख का कोना उंगली की नोक से साफ करते हुए कहा था। ओके। उसे समझ कर सर हिला दिया। उसके चेहरे पर अभी तक नकाहत थी, वो वाकई बीमार लग रहा था। जिहान चला गया और वो मुजस्मा आज़ादी के गिर्द उगी घास के करीब जाकर खड़ी हुई। वो घास का कोलकाता आरसी दरअसल यूं था जैसे कोई चिपटा रखा गोल सा सब्ज फूल हो, जिसकी सब्ज पत्तियां बनी हों और हर दो पत्तियों के दरमियान एक सीधी रोशनी जो मुजस्मे तक ले जाती थी। यूं चार गुजरगाहें मुजस्मे तक लेकर जाती थीं। टॉक्सिम के हर फूल, हर पत्थर और हर बादल पे जैसे यादें रकम थी। वो उसका और डीजे का जीरो स्पॉट था, मेन स्पॉट। तकरीबन हर दूसरे रोज़ वो इधर आती थी। कोर्सल उन्हें यहीं जो उतारा करती थी। यहाँ से आगे वो अमूमन मेट्रो ट्रेन पकड़ लिया करती थी। इस स्क्वायर का चप्पा चप्पा उन्हें याद था और डीजे के बगैर सब कुछ अधूरा था। और उस तरफ इस सकलाल स्ट्रीट थी, वहाँ से की गई उनकी ढेरों शॉपिंग जो रायगा चली गई। इस सकलाल स्ट्रीट आज भी वही थी, बहुत तवील, ना ख़त्म होने वाली, मगर ज़िंदगी ख़त्म हो गई थी।